Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And I earned these two medals. वेलकम टू शौर्य टेल्स। आज के शौर्य टेल्स की कहानी बहुत हैरत अंगेज है। ये कहानी है कारगिल की, ये कहानी है हीरो ऑफ कारगिल की, ये कहानी है उन बहादुर सपूतों की जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में एक एक इंच भूमि को अपने खून से सींच दिया। ये कहानी है 155 हाउइट्ज़र बोफोर्स की, विच वॉज अ गेम चेंजर इन द बैटल ऑफ कारगिल। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1999 पाकिस्तान की आर्मी ने बटालिक, तुर्तुक, द्रास, मशको और कारगिल की ऊंची बर्फीली चोटियों पर इन्फिल्ट्रेशन किया। They wanted to take control of National Highway 1 Alpha, वो नेशनल हाईवे जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। They wanted to take control of this national highway and cut Leh from Indian mainland. भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मई, जून, जुलाई 1999 के ये 3 महीने खून की होली खेली गई। पाकिस्तानियों को उनके इस मिस एडवेंचर का करारा जवाब मिला। आइए आज के एपिसोड में सुनते हैं कि ये लड़ाई लड़ी कैसे गई। इट वॉज इन्फेंट्री आर्टिलरी जॉइंट पार्टनरशिप, जिसकी वजह से थल सेना ने पाकिस्तान के पोस्ट्स को, पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ दिया। जिस समय मई के महीने में हमें पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ ऊंचाई पर पोस्ट पर कब्जा किया है, द इन्फेंट्री वॉज सेंट। लेकिन इन्फेंट्री के ये जवान जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, ऊंचाई पर बैठा हुआ दुश्मन भारी मात्रा में गोलाबारी करके उन्हें नीचे धकेल रहा था। एक के बाद एक मिशंस लॉन्च किए गए, लेकिन मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। एंड देन वी रियलाइज दैट इट इज द टाइम टू हैव द फायर पावर ऑफ आर्टिलरी इन्वॉल्व्ड इन अ ब्रॉडर रोल। हमें इंडियन एयरफोर्स को भी इसके अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो ये एयर एफर्ट था, इट वॉज लिमिटेड, क्योंकि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे दिल्ली से, राजधानी से, कि हमने किसी भी हाल में एलओसी को क्रॉस नहीं करना है। एंड सो इंडियन एयरफोर्स वॉज फ्लाइंग, बट दे हैड लिमिटेशंस। इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी को एक बहुत बड़ा रोल दिया। एंड वी रियलाइज्ड दिस इज द टाइम टू हैव अ चेंज इन स्ट्रैटेजी। हमने आर्टिलरी को डायरेक्ट फायरिंग रोल में यूज किया। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट फायरिंग रोल क्या होता है? ओके, आर्टिलरी बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जिनकी मारक क्षमता 30 से 35 किलोमीटर दूर होती है। इनका रोल होता है टू हैव अ क्रेस्ट क्लियरेंस, पहाड़ी के ऊपर से गोले बरसा के दूसरी तरफ डिप्लॉयड दुश्मन को या दुश्मन की गन्स को बर्बाद करना। लेकिन यहां तो दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा था। वी हैड डिप्लॉयड गन्स ऑन द एरिया इन फ्रंट ऑफ दोज पोस्ट्स, और वहां से रॉकेट्स की तरह ये आर्टिलरी की गोलियां दागी जा रही थी। Okay, now I am a logistics officer, and so here I will tell you what was the logistic challenge. जिस समय कारगिल की लड़ाई छिड़ी, तो बोफोर्स की जो ये गन्स थी या दूसरी बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स थी, ये इतनी भारी मात्रा में उस एरिया में मौजूद नहीं थी, क्योंकि देश के बाकी बॉर्डर्स के ऊपर इनकी डिप्लॉयमेंट थी। लेकिन जब कारगिल की लड़ाई छिड़ी तो सब जगह से इन गन्स को इकट्ठा किया गया, एंड नाउ दे हैड टू बी डिप्लॉयड इन द नदर्न सेक्टर। इन्हें लाने के 2 रास्ते थे। पहला, बाय एयर।
एयर रूट से यदि इन गन्स को लाया जाता तो इन्हें सबसे पहले हमें डिसमेंटल करना पड़ता, उसके बाद लेह एयरपोर्ट पे इन्हें लाया जाता, जहां वापस से इन्हें जोड़ा जाता. फ्रॉम देयर दे वुड हैव बीन टोड टू बॉर्डर एरियाज ऑफ कारगिल, द्रास एंड मशको. दूसरा रास्ता हमारे पास था, ट्रेन के जरिए इन्हें अलग देश के अलग अलग कोनों से जम्मू तक लाया जाए और वहां से इन्हें रोड के रास्ते टो करके आगे ले जाए. इसके भी हमारे पास दो रास्ते थे. एक था जम्मू के रास्ते इन्हें कारगिल लाया जाए और दूसरा था दैट दे आर टू बी ब्रॉट फ्रॉम द मनाली रूट. हमने रोड वाला रास्ता चुना एंड दीज गन्स वर ब्रॉट to Kargil and deployed in various sectors of Dras, Mashko, Turtuk and Batalik. अब शुरू हुई कहानी इन्हें एक नए रोल में डालने की. लॉजिस्टिकली इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि हमारे पास इनका एम्यूनिशन भी स्कैटर्ड जगह में था and they were also not available to us in the required quantity. We had to import them in record time. As a logistics officer, I am very proud to say that this victory had the great work done by the logistics. आगे बढ़ते हैं कहानी में. बोफोर्स की डिप्लॉयमेंट वॉज अ गेम चेंजर. अच्छा, आर्टिलरी गन्स के बारे में आपको बताऊं. जब आर्टिलरी गन्स फायर करती हैं एंड उनके गोले जब दूसरी तरफ पड़ते हैं तो दुश्मन एक काउंटर बॉम्बार्डमेंट की कैलकुलेशन कर सकता है. दे कैन फाइंड आउट फ्रॉम द रिवर्स ट्रेजेक्टरी कि ये बंदूक, ये गोली कहां से चली, ये गोला कहां से आया, एंड देन इन रिकॉर्ड टाइम, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, दे कैन फायर एंड डिस्ट्रॉय आवर गन्स. अब हमारी गन्स के एलिवेशन की 105 गन्स या 122 mm जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे, उनकी एलिवेशन की एक लिमिट थी. But Bofors can fire up to 70 degree or 75 degree gradient. And in a roll like never before, Bofors gun was brought right under the mountain. और यहां Bofors को खड़ा किया गया, ऐसे उसकी एलिवेशन को रेज किया, and then the Bofors took pot shot at the mountain tops. और एक के बाद एक हमने दुश्मनों की पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया. आप यकीन मानिए, कारगिल की लड़ाई में 2.5 लाख शेल्स, बॉम्ब्स, मोर्टर्स, रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ. सिर्फ टाइगर हिल की ही लड़ाई में एक ही दिन में हमने 9,000 शेल्स फायर किए. दैट वॉज द फायर पावर विच ब्रोक द विल ऑफ द एनिमी टू फाइट. 3 रेजिमेंट्स, आर्टिलरी की 3 रेजिमेंट्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड दिया गया. आर्टिलरी ने एक नए रोल में, डायरेक्ट फायरिंग रोल में आकर लड़ाई का रुख बदल दिया. तोलोलिंग की लड़ाई जब 13 जून 1999 के दिन लड़ी गई, दैट वॉज अ गेम चेंजर. क्योंकि तोलोलिंग की लड़ाई हम पीछे 1 महीने से लड़ रहे थे और हमारे बहुत सिपाही घायल हो रहे थे, बहुत सिपाही शहीद हुए, क्योंकि ऊंचाई पर बैठा हुआ दुश्मन हमारे इन्फेंट्री के जवानों के ऊपर भारी गोलाबारी कर रहा था. तोलोलिंग की लड़ाई के दिन लाइक एन आर्क ऑफ फायर 100 से ज्यादा गन्स तोलोलिंग की पहाड़ी के नीचे डिप्लॉय की गई एंड दे स्टार्टेड पाउंडिंग द माउंटेन टॉप विथ बॉम्ब्स, रॉकेट्स एंड मोर्टर्स. दुश्मन को समझ ही नहीं आया, दुश्मन को सिर उठाने का मौका ही नहीं मिला. आर्टिलरी केप्ट फायरिंग और यहां से इन्फेंट्री के जवान भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय महाकाली, जय दुर्गे बोलते हुए आगे बढ़ते गए. तोलोलिंग की पहाड़ी पर हमारी जीत वॉज अ विक्ट्री विच वी नीडेड बैडली. और जैसे ही तोलोलिंग हमारे कब्जे में आया, अगला किला फतेह हुआ, टाइगर हिल. इट वॉज द डेट 5th of July. पहली बार इतिहास में, पहली बार
This war was being telecast live. टीवी के क्रूज अपने अपने कैमरा से संवाददाता डायरेक्ट कमेंट्री कर रहे हैं और हिंदुस्तान के घर घर में बहादुर सैनिकों की इस बहादुरी का जलवा दिखाया गया। टाइगर हिल के ऊपर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री। इंच बाय इंच खून की होली और खून से सींचते हुए हम आगे बढ़ते गए। आर्टिलरी का फायर इतना एक्यूरेट था कि इन्फेंट्री के कंपनी कमांडर्स ने दुश्मन के 50 मीटर पास तक पहुंचते गए और फिर वहां बोला नाउ यू स्टॉप द फायर एंड हियर वी कम। और फिर कोई रेजिमेंट अपनी खुखरी से, कोई रेजिमेंट रॉकेट लॉन्चर्स के साथ दुश्मनों के एक एक सिपाही को हमने मार गिराया। आर्टिलरी वॉज इन अ वेलियंट रोल। मशको, द्रास और बटालिक के सेक्टर में दुश्मन बहुत मजबूती से अपने पोस्ट्स बनाकर बैठा था। पॉइंट 4875 के ऊपर आर्टिलरी का जब फायर आया, द आर्क ऑफ फायर दैट वाज गोइंग, अग्निबाण की तरह आर्टिलरी की गन्स ने पूरे के पूरे सब सेक्टर को, जो द्रास सब सेक्टर, जो बटालिक सब सेक्टर था, उसको, उसकी एक एक पहाड़ी को दुश्मन से मुक्त करा दिया। द फायर पावर वॉज सच। पॉइंट 4875 आफ्टर दैट इज नेम्ड एज गन हिल। उस पहाड़ी का नाम रख दिया गया है गन हिल इन द ऑनर ऑफ ब्रेव आर्टिलरी मैन। पॉइंट 5203 की लड़ाई, देयर आर सो मेनी विक्ट्रीज कि मैं तोलोलिंग की लड़ाई पर 2 एपिसोड बनाए हैं। टाइगर हिल की लड़ाई पर एक पूरा एपिसोड शौर्य टेल्स में है। प्लीज डू वॉच देम सो दैट यू गेट एन आइडिया एज टू व्हाट इज दैट फायर पावर। ऐसी फायर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं यूज की गई। द हिस्ट्री was changed thereafter. Artillery was not only used in defensive purposes, it is being used in offensive purposes after that. इज्जत-ओ-इकबाल आर्टिलरी का मूल वाक्य है, इज्जत और इकबाल। और इसके लिए आर्टिलरी के इन जवानों ने रात दिन एक कर दिया। गोले उठा उठा के तोपों को इन गोलों से फीड करते करते उनके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा, लेकिन ये सिपाही रुके नहीं। सच ब्रेव सोल्जर्स। Oh my God, Indian Army is proud to have the brave infantrymen and brave artillery men like these. जैसे मैंने पहले बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने इन्हें शाबाशी देते हुए 3 रेजिमेंट्स को यूनिट साइटेशन दी। कारगिल की लड़ाई जीतने में इन्फेंट्रीमैन, आर्टिलरीमैन और इंडियन एयरफोर्स का इतना बड़ा हाथ है कि इसके आगे हम सिर्फ यही कह सकते हैं, जय हिंद की सेना।